पूरी बनाना इरशाद एक बार ये बोलेंगे ना ऐसे घुमा के फिर मेरे साथ आए हुए इंडिया अलायंस के सभी अहदेदारान, हमारे वोटर्स और यहाँ मुट्ठी की सभी आवाम, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, कुछ मेरी बहनें उस तरफ बैठी हैं, कुछ बच्चे, आप सबको मैं अपनी तरफ से आदाब, सलाम और प्रणाम पेश करता हूँ। आप सब लोगों से मुजरत हुआ हूँ कि हम वक्त पे यहाँ नहीं पहुँच पाए, उसके लिए आपसे माफी चाहते हैं। अभी मैंने आप सबकी बातें सुनी और ये सारी बातें सुनने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि सबसे बड़ी बात जिससे आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, आप जले हुए हैं, वो है आपकी रोड। लगभग सबसे बड़ा कोई मसला अगर है वो आपकी रोड का मसला दिख रहा है मुझे। खैर, मुश्ताक साहब ने बड़ी तफसीलन बात आपसे करी आपकी रोड के स्टेटस को लेकर कि कैसे उसकी सर्विस हुई है, डीपीआर बनी है, पैसा उसमें डला है, लेकिन कुछ अफराद जो आपके अपने हैं वो उस रोड को चाहते नहीं कि वो बने, क्योंकि उसमें उनकी सियासत अच्छी चमकेगी। लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको कहूं कि आपकी जो रोड ना होने का दर्द है, जो तकलीफें आप लोग उठा रहे हैं, वो मेरे से बेहतर कोई नहीं समझेगा। वो इसलिए नहीं समझेगा कि ये जो आपका दर्द है वही मेरा भी दर्द है। ये रोड ना होने का दर्द हमारा साझा दर्द है। मैं आपको बताते चलूं कि मैं जहां रह रहा हूं वहां भी रोड नहीं है, और ये मेरे जितने साथी है ना, ये शाम को 5-6 बजे मुझे बोलना शुरू हो जाते हैं कि सर जल्दी करो, जल्दी चलो। वो पता है क्यों? उनको मालूम है कि रात को घर पैदल चलना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको बताऊं कि आपकी तकलीफ और आपका दर्द का अगर कोई सही हल कर सकता है, वो वही आदमी कर सकता है जो उस दर्द से, उस तकलीफ से खुद गुजरा हो। जो उस दर्द तकलीफ से खुद कभी गुजरा ही नहीं, उसने वो देखा ही नहीं, वो दूसरों के दर्द को क्या समझेगा? तो इसलिए आप ये यकीन रखिए, मैं आपको ये बड़े भरोसे के साथ कह रहा हूं कि अगर आप लोगों ने मुझे मौका दिया तो मेरा कलम हमेशा रोड्स पे चलता रहेगा। ये सिर्फ एक मुट्ठी की बात नहीं बता रहा मैं आपको। हर वो गांव जहां लोग रोड ना होने से परेशान हो रहे, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि हर उस गांव में रोड पहुंचे ताकि लोग जो हैं उस तकलीफ से बाहर आए। और आप अपनी रोड के लिए तो भरोसा रखो कि वो मुश्ताक साहब ने पहले कहा कि लगभग काम तय है, पर वो जो फाइलें इन्होंने ड्रायर में घुसाई है ना अंदर, वो हम आज के बाद बाहर खींचेंगे ड्रायर से। उन ड्रायर को हम बाहर खींचेंगे और उन फाइलों की पड़ताल होगी कि भैया ये जरा बाहर निकालो, इनको देखें हम क्या है इसमें। लेकिन मैं इस रोड और ये जो हेल्थ सेंटर्स और गलियां और ये सब बातें आप कर रहे हैं, आपको एक चीज और बताऊं कि ये जो इस वक्त लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये लड़ाई आपकी गली की नहीं है, ये लड़ाई आपकी सड़क की नहीं है। ये लड़ाई ये नहीं है कि किसकी पक्का पाथ बना, किसका कच्चा बना, किसका काम सरपंच ने किया, किसका नहीं किया, आपसी रंजिशें काम हुए, ये लड़ाई वो नहीं है। ये लड़ाई कुछ और है। ये लड़ाई हमारी आने वाली नस्लों की है, हमारी आने वाली जनरेशंस की है, हमारी कौम की है। ये लड़ाई उन ताकतों के खिलाफ है जो पिछले 10 सालों से हमारे अंदर नफरत का जहर घोल रही है, जो हमारे भाईचारे को तोड़ रही है, हमारे भाईचारे को खराब कर रही है। ये लड़ाई मेरे उन नौजवान साथियों की है
जिन्होंने अपनी 30-30 साल आंखें जलाई, एमए, नेट, जेआरएफ, पीएचडी करके आज सड़कों पे दर बदर भटक रहे हैं। ये लड़ाई मेरे उन साथियों की है जिनको आज हमारे यहाँ मजदूरी तक नहीं मिल रही। मैं आपको बताऊं, परसों मैं वहां गया था एक किसी मीटिंग में, यहाँ मलान की तरफ आपके बबूल के ऊपर। हमारी मीटिंग खत्म हुई, उन्होंने मुझे कहा सर सब ठीक है लेकिन एक चीज का इंतजाम करना पड़ेगा। मैंने कहा क्या कहते हैं? हमारे लगभग 60 बच्चे लद्दाख में, तो उन्होंने भी वोट डालना, उनका क्या होगा? मैंने कहा 60 बच्चे यार लद्दाख में क्यों है, एक ही गांव के? कहते सर वो मजदूरी करनी। और इसी तरीके से कई बच्चे, सैकड़ों बच्चे हमारे हिमाचल में, सैकड़ों बच्चे हमारे रियासत से बाहर है, मजदूरी ढूंढ रहे हैं। आप ये सोच लीजिए कि ये क्या हाल हो गया कि हमारे यहाँ आपके जो टनल्स बन रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, हाईवेज बन रही हैं, उसमें हमारे बच्चे मजदूरी तक नहीं कर सकते हैं। और बड़ी हैरत होगी आपको ये सुन के कि आपके ये जो लीडर, जो कुछ लोग आप तारीफें कर रहे हैं कि बड़े अच्छे हैं, मैं आपको बताता चलूं कि उन्होंने मीडिया को खिताब करते हुए ये कहा, किसी मीडिया पत्रकार ने उनसे पूछा सर आपने इन टनल्स में यहाँ के लोग बच्चे क्यों नहीं लगाए? और उन्होंने जवाब में कहा कि जनाब यहाँ के बच्चे स्किल्ड नहीं है, उनके पास स्किल नहीं है, वो टेक्निकल नहीं है। हमें यहाँ रोड्स में, टनल्स में टेक्निकल लोग चाहिए थे, स्किल, इसलिए हमने बाहर से लाए। मतलब उन्होंने तस्लीम किया कि हमने बाहर से लाए। लेकिन मैं आप लोगों के उससे बताता चलूं कि भैया ऐसे रहनुमा तुम कैसे हो जिसे अपने इलाके का ही नहीं पता। आप जरा आधा घंटा निकालिए, मेरे पास रहिए, बैठिए, आधा घंटा बैठिए, मैं आपको लिस्ट फराहम करूंगा कि जनाब ये फलाने का बच्चा है, सिविल इंजीनियरिंग करके खज्जल है, ये बच्चा फलाने का है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके खज्जल है, ये फलाने का बच्चा मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके खज्जल है, और ये हमारे वेल्डर्स हैं, ये प्लम्बर, ये इलेक्ट्रिशियन, सैकड़ों की तादाद में मैं लिस्ट देता हूँ। हम आपको बता, इतने हमारे ड्राइवर्स हैं, आप कौन से स्किल की बात कर रहे हैं हमारे बच्चों? आप हमारी इलाके की, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी की तौहीन कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को कुछ नहीं आता और आप हमारी रहनुमाई करेंगे। आप क्या बात करते हैं? आप हमारे पास आइए, हम दिखाते हैं आपको नौजवान बच्चे पढ़े लिखे जो खज्जल है, आपको नहीं दिखते वो, इसलिए आप बाहर से लाके हमारे सिर पे थोप रहे, क्योंकि आप खुद बेसिकली बाहर से आके हमारे सिर पे बैठे हो, इसलिए आपको वो बाहर वाली ही आदत है, वो बाहर वाली ही आदत आपको है। दूसरी देखो, बड़ी मजेदार बातें करते हैं, बाहर से आए हैं, हमारे सिर पे बैठे और ये कहते हैं कि जनाब ये जो लोग, ये दिन को जो कांग्रेस के जलसों में होते हैं, ये जो दिन को कांग्रेस के जलसों में मेरे खिलाफ भाषण करते हैं, वो रात को 11-12 बजे आके मेरी कोठरी पे मेरे से सेटिंग कर रहे होते हैं। ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा, प्रेस को कहा, मीडिया को कहा कि रात को वो 11-12 बजे आके अंधेरे में मेरे से सेटिंग कर रहे होते हैं। और इस सेटिंग की हमें समझ नहीं आई पहले, भैया क्या सेटिंग हो रही है, लेकिन फिर मुझे किसी मेरे दोस्त ने कहा कि भाई सेटिंग ये है, ये ठेकेदार है, ठेकेदारी पेशे में काम क्या होता है, एक ठेकेदार है, उसको यही आता है कहां से माल आएगा, कहां माल जाएगा, लेन देन ही है, लेन देन के सिवा और कुछ नहीं आता। और उस सेटिंग की हमें जीती जागती बाद में मिसाल मिल गई कि भैया आप तो सच कह रहे, क्योंकि मालिक बैठा वो निकलवा देता है। जब हमारे वर्कर्स पे, हमारे लोगों पे इन्होंने क्लोता में अटैक करा, शरेआम हमारे झंडे जलाए गए, हमारे पोस्टर जलाए गए, गुंडागर्दी हुई, लोगों से मारपीट हुई, 2 बहनें मेरी जख्मी हैं, बुजुर्गों से हाथापाई हुई, धक्कर मुक्की की इन्होंने, रात को अंदर घुस के दुकानों के दरवाजे तोड़े। तब हमारी समझ में आया भैया आप क्या सेटिंग करते, वो रात के अंधेरे में आप जो सेटिंग करते हैं वो सेटिंगें हमारी समझ में आने लगी हैं। लेकिन मुझे आपको बताने में ये फक्र होगा, मैं बड़ा फक्र महसूस करता हूँ कि मेरे साथ जो लोग हैं वो दिन के उजाले में बैठे हुए, सूरज की रोशनी में बैठे हुए और शरेआम साथी काम के, कोई रात को सेटिंग करने नहीं आता, दिन को आते सब दिन के उजाले में, दिन के उजाले में आप लोग मुझे अपना प्यार, अपनी मोहब्बत दे रहे। इसलिए ऐसे लोग जो इतना इंतशार फैला रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ तोड़ने की राजनीति करते,
आप देख लो, वो चाहे आइन से लेके तोड़ने की बात हो, पुराने कानून की बात हो, बिल्डिंग्स हो, पुराने इंस्टीट्यूशन हो, आपकी रियासत तोड़ने की बात हो, अब तो ये इस हद तक आ गए हैं कि हमारे घर तोड़ना शुरू कर दिए, भाई को भाई से लड़ाना शुरू कर दिया इन्होंने, हिंदू को मुस्लिम से, जात पात, इसके अलावा रह क्या गया इनके पास। भैया आप इलेक्शन लड़ रहे हैं यार, आप इलेक्शन अगर इतने लायक होते तो आप मुद्दों पे इलेक्शन लड़ते। आप बोलते कि मैंने पिछले 10 सालों में आपकी मुट्ठी में ये स्कूल अपग्रेड किया, ये डिस्पेंसरी खोली, ये रोड पहुंचाई, मैंने ये काम किया, इसलिए मुझे वोट दो। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई हिंदू मुस्लिम की। ये बातें देख के बड़ी हैरत होती है हमें। इसलिए हमारी जो लड़ाई है, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मैंने आपको कहा हमारी कोई मजहब मिल्लत की लड़ाई नहीं, हमारी सोच हमेशा जोड़ने की रही है। वो चाहे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो की बात करें, चाहे उसके निचली सतह पे, लेकिन हम हमेशा जोड़ने की राजनीति करते हैं। हम घर जोड़ने की बात, परिवार जोड़ने की बात, जितनी भी चीजें हैं उसकी बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। इसलिए ये दो सोचों की लड़ाई है, ये रोड सड़क गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं है। और जब आप ऐसी ताकतों को यहाँ से भगाएंगे, जो ताकतें इंतशार फैला रही हैं, जो ताकतें जुल्म हमसे कर रही हैं, जब आप इन ताकतों को भगाएंगे, आपकी रोडें भी बन जाएंगी, गलियां भी बन जाएंगी, मोहल्ले भी बन जाएंगे, स्कूल भी अपग्रेड हो जाएंगे, सारा सिस्टम जो है आपका एकदम परफेक्ट बन जाएगा। इसलिए इस वक्त आप वो लड़ाई लड़िए। मैं आपसे आपके पास यही उम्मीद लेके आया हूँ कि हम जो ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं उसमें हमें आपका सहयोग चाहिए, आपकी मदद चाहिए। और फैसले जो हैं वो आपने पहले कहा कि फैसला तो ऊपर वाले के हाथ में लिखा है, फैसले वही करेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि एक इत्तेफाकन फैसला हुआ। इत्तेफाकन फैसला ये है कि ये जो आपकी ईवीएम मशीन है, जो आपने वोट डालना है, उसमें हमारा सीरियल नंबर 1 है। हमें सीरियल नंबर जो मिला वो सीरियल नंबर 1 मिला। तो अब आप सब लोगों को याद क्या रखना है? 1 नंबर। क्या याद रखना है? 1 नंबर याद रखो। और सब लोग 18 तारीख को जाके 1 नंबर वाला बटन दबाओ। और जो उसका फैसला है वो 8 तारीख को भी हम कहाँ रहे? 1 नंबर पे ही रहे, क्योंकि ये उन्हीं का हिंट है कि भैया अब 1 नंबर पे है। अब आप इसको पूरा करिए। 18 तारीख को सब लोग जाइए, 1 नंबर वाला बटन दबाइए, इंडिया गठबंधन की सरकार वापस लाइए। और मैं ये भी बताता चलूं, टाइम बड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन 2 बातें कर दूं खास करके मेरी बहनों के लिए। इंडिया गठबंधन ये सोच लेके आया है कि जब भी इनकी सरकार बनती है तो हर महिला को 8,500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। और जो मेरे नौजवान साथी हैं पढ़े लिखे, उनकी पहली नौकरी पक्की है। स्पेशल भर्तियां होंगी, अग्निवीर जैसी योजना को रद्द किया जाएगा। आर्मी की प्रॉपर दोबारा से भर्तियां होंगी, प्रॉपर स्पेशल रिक्रूटमेंट्स होंगे। आपने जो राशन आपके छीने, जो 30-35 किलो मिलते थे, अब 3 किलो 5 किलो पे आ गए, खांड तो बंदी हो गई है। तो आपके वो सारे दोबारा वो किए जाएंगे। आपकी जो ओल्ड एज पेंशन है उसको डबल किया जाएगा। डेली वेजेस, पीएचईज, एनवाईसी, एनवाईकेएस, उन सबकी सैलरीज, बीडीसी, एसपीओ, उनकी सैलरीज को डबल किया जाएगा। 200 यूनिट की आपकी बिजली फ्री और पानी पे कोई बिल नहीं होगा। तो मैं इन्हीं बातों से आपसे रुखसत लेता हूँ। अगर मेरी बातों से किसी की भी भावनाओं को कोई ठेस पहुंची हो, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ।